हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का जो आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका भारत के प्रमुख बंदरगाह है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आज हम उन सारे प्रश्नों पर बात करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को भी हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बंदरगाह होते क्या है। जिस तरह से आपके एयरपोर्ट होते हैं, स्टेशन होते हैं, इसी तरह से समुद्री मार्ग के जो समुद्री रास्ता होता है, जल का जो स्थान होता है जहां से आप आयात निर्यात कर सकते हैं, यानी सामान को लाया जाता है और वहां से सामान को दूसरे देशों में भेजा जाता है, आयात किया जाता है, निर्यात किया जाता है और जल के माध्यम से किया जाता है, यानी समुद्री रास्ते से किया जाता है। तो उस स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह। जैसे आपने सुना होगा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे आपने देखा लोग वहां से जाते हैं और वहां से लोग हवाई जहाज में बैठकर यानी वायुयान में बैठकर क्या होते हैं, वो आते हैं। तो एक स्थान होता है जहाँ पे हवाई जहाज रुकते हैं, जहां से लोग भरकर जाते हैं, बैठ के जाते हैं। तो वो जो स्थान है वो एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह समुद्री मार्ग से भी कुछ जहाज जाते हैं और कुछ सामान अपना वहां से लेकर आते हैं। तो भारत से व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है, सामान मंगाया जाता है और भेजा जाता है अपना सामान। तो वो जो जहाज जो है जिस जगह पर खड़े होते हैं, जिस जगह से वो जहाज जाते हैं, तो वो जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो उसी हिसाब से अगर इंग्लिश में देखें तो सी पोर्ट कहते हैं। जैसे वो एयरपोर्ट होता है तो वहां हवाई जहाज खड़े होते हैं, वहां से जाते हैं, उसी तरह से ये बंदरगाह होते हैं जो सी पोर्ट कहलाते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे से पानी वाले जहाज जो होते हैं आते हैं, सामान लेते हैं, जाते हैं और सामान लेकर आते हैं। तो वो स्थान क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो कुछ बंदरगाह हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उन बंदरगाहों की बात करें उससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अपने भारत में जो है सबसे बड़े, जो अगर हम बड़े बंदरगाहों की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने हैं? तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। जबकि अगर हम छोटे बंदरगाहों की बात करें, क्योंकि बंदरगाह कई हैं, हमारे भारत में कई मौजूद हैं बंदरगाह इस समय। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह होते हैं और 200 से अधिक क्या है? तो छोटे बंदरगाह अपने भारत में मौजूद हैं, वो 200 से भी अधिक हैं। तो ये चीज आप समझ लेंगे। और ये 13 बड़े जो बंदरगाह हैं ये किसके अंडर में आते हैं? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जबकि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनके अंडर में आते हैं। ठीक है, तो अब हम और चीजें जान लेते हैं। अब बंदरगाह की बात कर रहे हैं, जो बंदरगाह कहाँ कहाँ पे मौजूद है जिनसे सामान ले जाया जाए और लाया जाता है, जहां पर खड़े होते हैं ना, तो वो स्थान क्या होता है? तो बंदरगाह होता है। अब बंदरगाह के प्रकार की बात करें तो बंदरगाह के प्रकार कितने हैं? तो कितने प्रकार के हैं? पहली चीज प्राकृतिक, दूसरी चीज कृत्रिम। प्राकृतिक वो होता है जो नेचुरली तरीके से बना हो, प्रकृति की उसे बनाने की जरूरत ना पड़े, मतलब नकली ना हो, नेचुरल हो, तो वो प्राकृतिक होता है। कृत्रिम वो होता है जो आर्टिफिशियल होता है, जो होता नहीं है लेकिन उसे बनाया जाता है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल, या फिर आप इसको कह सकते हैं कृत्रिम। इसको अगर देखें तो प्राकृतिक, तो प्राकृतिक ये कैसे है? नेचुरल है, जिसके लिए आपको कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाना होते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार अपने आप बने बनाए होते हैं, प्रकृति से खुद द्वारा प्रकृति के हिसाब से बने होते हैं अपने आप, उसमें कुछ करना नहीं होता, वो प्राकृतिक होते हैं। कृत्रिम वो होते हैं जिन्हें अपनी परिस्थितियों के अनुसार बना लिया जाता है, वो कहलाते हैं कृत्रिम। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक है, कृत्रिम है। कुछ बने बनाए थे हमारे पहले से ही है मौजूद प्रकृति के द्वारा, और कुछ सरकार के द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये कृत्रिम है। तो कृत्रिम भी बनाए गए हैं, प्राकृतिक आपके बने हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे बंदरगाहों पे। तो बंदरगाह, हम बड़े बंदरगाह को पढ़ेंगे। कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो सबसे पहली चीज 13 बड़े बंदरगाह हैं, इनसे बात करेंगे। और हमारे जो 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, हम इन पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली आपके कहाँ से बनते हैं? 90% क्वेश्चन आपके बड़े बंदरगाहों से बनते हैं। तो कुछ चीजें हम और जान लेते हैं। जैसे सर्वाधिक 3 बड़े जो बंदरगाह हैं,
सर्वाधिक अगर हम देखें तो 13 बड़ी बंदरगाहों में से 3 जो बड़ी बंदरगाह हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। अब हम उसी तरह से हम जानते हैं 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, ये बात हमने जान ली है। तो अब सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा है वो कितने बंदरगाह हैं, 53 जो बंदरगाह है वो कहाँ पर मौजूद है, तो महाराष्ट्र में मौजूद है। तो सबसे छोटे बंदरगाह सबसे ज्यादा कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। सबसे बड़े बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम मैप की तरफ चलेंगे। तो मैप में आपने देखा होगा तो मैंने बहुत ज्यादा पूरा नक्शे को कवर नहीं किया है, हम उतनी चीजों को कवर कर रहे हैं जितने से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो उतना ही मैप जहां पर हमें जरूरत है उतने पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि समुद्र जो है ये आपका पानी है, ये सब जल फैला हुआ है, आप ये बात जानते हैं। इधर भी जल है, यहाँ पे भी जल है और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पर का जो एरिया है यहाँ पर तो जल है नहीं, तो जल नहीं है, वहां पे बंदरगाह नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि बंदरगाह वो कौन से होते हैं भाई, जिसमें जहाज जाते हैं, बंदरगाह वहां पर बनाए जाते हैं। तो क्योंकि जल के द्वारा मार्ग से जाएंगे वो, इसलिए बंदरगाह कहाँ पे है, जल तट के पास बने होते हैं, है ना, किनारों पर बने होते हैं। तो पहली चीज हम कांदला, यहाँ पे एक जो बंदरगाह मौजूद है उसका नाम क्या है, तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी में मौजूद है। आपसे एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये जो दिशा है वो किसके नाम से जानी जाती है, पश्चिम के नाम से जानी जाती है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला क्या कहलाता है, तट कहलाता है। तट आपको मैंने तट वाली वीडियो में बताया है, तो इस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तट वो होते हैं जिसका किनारा जो है समुद्र से लगता है, उसे कहते हैं तट। तो ये सारे जो एरिया है, ये इधर वाला पश्चिम में है और ये सब तट है, तो पश्चिमी तट के नाम से। ठीक, इधर वाला एरिया क्या है, पूरब दिशा में है, और ये जो है ये लगे होते हैं किनारे जो समुद्र से लगते हैं, उसे तट कहते हैं। तो ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट। तो ये चीज जान लीजिए, जो पश्चिमी तट, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह मौजूद हैं। आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा मरमागांव बंदरगाह किस पर मौजूद है, पूर्वी तट पर मौजूद है, पश्चिमी तट पर मौजूद है। इस तरह से एक दो वो ऑप्शन और बना के दे देते हैं, उससे आपको बताना होता है। तो आपका मरमागांव कौन से में, क्योंकि इधर पश्चिम दिशा है, और तट यहाँ पर ये वाला है, तो पश्चिमी तट पर मौजूद है मरमागांव। एक इस तरह से क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका किस तरह से बनता है, या तो इनकी कोई खासियत पूछ लेंगे या कोई विशेषता पूछ लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपसे कैसा बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि मरमागांव कौन से राज्य में मौजूद है, कहाँ पर, किस राज्य में ये आपका बंदरगाह मतलब स्थित है। तो वो चीज पूछी जाती है। चलिए अब हम बात कर रहे थे कांडला। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। एक चीज और क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है आपका कि आपको बंदरगाहों के नाम दे दिए, आपसे पूछा जाएगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में बंदरगाहों को लगाओ। तब आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऊपर वाला एरिया क्या है, उत्तर है, नीचे वाला एरिया क्या है, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने को आ जाए तो कांदला पहले, फिर मुंबई, फिर नेहावा शेवा, फिर मरमागोहा, फिर न्यू मंगलोर, फिर कोच्चि। इस तरह से आपको लगाने को आ जाएगा। और अब ये हमने देख लिया कि ये वाले जो एरिया है पश्चिमी तट पर कितने। तो सबसे पहले हम कांदला बंदरगाह की बात कर रहे थे। कांदला बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, तो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांदला बंदरगाह कहाँ मौजूद है, पहला पॉइंट कच्छ की खाड़ी में मौजूद है, कच्छ की खाड़ी। दूसरा पॉइंट, कांदला बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो दीनदयाल के नाम से भी कांदला बंदरगाह को जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, कांदला बंदरगाह कहाँ पर मौजूद है, तो तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा गुजरात में कांदला बंदरगाह मौजूद है। चौथा पॉइंट आपसे बनता है कि कांदला बंदरगाह की विशेषता क्या है। कांदला बंदरगाह के आसपास मुक्त व्यापार क्षेत्र बना दिया गया, फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो अगला पॉइंट है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र ये है, जैसे फ्री ट्रेड जोन, यहाँ पर जो है इस आसपास का क्या बना दिया, सरकार ने क्या किया कि हमारे जो भारत में है उसको आयात निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आपके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, तो ये चीजों में यहाँ पर जो है फ्री ट्रेड जोन, यानी यहाँ पर जो चीजें इस बंदरगाह पर जो चीजें हैं
वो क्या हो जाएंगे, उनका टैक्स कम कर दिया। जब वहां पर टैक्स कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वहां पे टैक्स कम हो जाएगा। इस तरह से चीजों को क्योंकि टैक्स कम होगा तो चीजों के रेट अपने आप ही गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया, जिससे सरकार का मुद्दा क्या था, तो ये मुद्दा था कि अपने भारत के व्यापार को बढ़ाया जाए। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ पर बना दिया गया, तो आपको याद रखना है मुक्त व्यापार क्षेत्र या फिर फ्री ट्रेड जोन कहाँ पे बनाया गया है, तो गुजरात में। अगला पॉइंट के आप ये देखिए, यहाँ पर क्या है, उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में आप एक बात बताइए, यहाँ पे उत्तर भारत है, यहाँ पे दक्षिण भारत है। तो उत्तर भारत को सर्वाधिक चीजें जो मंगानी है या अपनी भेजी जाएंगी, तो वो कहाँ से मंगाएंगे, क्या वो यहाँ से मंगाएंगे, इस बंदरगाह से। अगर इस बंदरगाह से मंगाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहां पर तक पहुँचाने में कितना खर्चा आ जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इसलिए जो सामान उत्तर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कौन है, तो आपको याद रखना है गुजरात में कांडला बंदरगाह जो है उत्तर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब हमारा ये वाली चीजें हमने देख ली, क्योंकि यहाँ से मंगा के सामान यहाँ तक पहुँचाना आसान है, इसमें खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से मंगाया फिर यहाँ से लेकर वहां तक ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ही अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। तो चीजें जब यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ले जाने में जो खर्चा आया, फिर वो यहाँ पे चीजें आने के बाद वो कितनी हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी, क्योंकि अब जो ले जाने का खर्चा है वो भी बढ़ चुका है। इसलिए जो आवश्यकताएं उत्तर भारत की कौन पूरी करता है, तो कांडला बंदरगाह पूरी करता है। अब हम अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर मौजूद है, पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आपका कि किस तट पर मौजूद है, तो पश्चिमी तट पर मौजूद है। अगली चीज है, मुंबई बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में मौजूद है, पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, क्योंकि मुंबई बंदरगाह जो था एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। अगर हम देखें तो सर्वाधिक बड़ा बने के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है आपका। सर्वाधिक तो हम देख रहे थे कि मुंबई वाला बंदरगाह, ठीक है। तो मुंबई का जो बंदरगाह है भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। और भारत का कैसा है, तो सर्वाधिक, सबसे बड़ा। अब तक ये जितने भी बंदरगाह हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह, ठीक है। अब हम न्यावा शेवा की बात करते हैं। तो न्यावा शेवा क्या है, तो मुंबई बंदरगाह जो है इसके दबाव को कम करने के लिए, इसकी सहायता के लिए किसको बना दिया गया, तो न्यावा शेवा बंदरगाह को बना दिया गया। तो न्यावा शेवा कैसा है, कृत्रिम है, सबसे पहली चीज, क्योंकि कृत्रिम है, इसे खुद बनाया गया है। किसकी सहायता के लिए, मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किसको बना दिया गया, तो न्यावा शेवा बंदरगाह को बना दिया गया। तो ये कृत्रिम है। और अगला पॉइंट है, मुंबई की सहायक बंदरगाह के लिए बनाया गया है, मुंबई की दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है न्यावा शेवा। अगला पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, तो अगला पॉइंट है न्यावा शेवा को और किस नाम से जानते हैं, तो जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट हम चलते हैं मरमा गोवा। तो मरमा गोवा कहाँ स्थित है, तो सबसे पहली चीज ये गांव लिखा है, तो यहाँ से हम समझ लेंगे गोवा में मौजूद है। तो मरमा गोवा किससे, एक तो आपका ये क्या है, जुआरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे है, जुआरी नदी पर स्थित है। और अगला पॉइंट आपका देखिए, तो मरमा गोवा किस लिए जाना जाता है, तो पर्यटन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, सैलानियों को जो भारत में लोग घूमने आते हैं या लोग घूमने फिरने वाले होते हैं, वो कहाँ पर घूमना पसंद करते हैं, तो मरमा गांव पर्यटक के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो मरमा गांव को और किस लिए जाना जाता है, पर्यटक के लिए, पर्यटक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ये ज्वार नंद मुख यानी एस्चुअरी के लिए भी जाना जाता है। तो ये ज्वारी नदी पर मौजूद है, ज्वारनंद एस्चुअरी पर बनाया गया है। और ये कैसा है, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो घूमने फिरने के लिए कौन सा आपका हो जाएगा, तो मरमा गोवा। आप जानते हैं गोवा किस लिए फेमस है, घूमने के लिए, है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं।
तो मरवा गोवा आपका हो गया। अगला हम चलते हैं न्यू मंगलोर। तो मंगलोर सबसे पहली चीज कहाँ पर मौजूद है? तो कर्नाटक पे। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी तट पर मौजूद है। मंगलोर में क्या है? मंगलोर से यहाँ पर से क्या होता है? तो हम न्यू मंगलोर की बात कर रहे थे। न्यू मंगलोर कहाँ है? पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन सा मौजूद है? न्यू मंगलोर। क्योंकि आपको याद रखना है, कैसे याद करेंगे? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु है। उसको हम लोग पहले क्या कहते थे? बेंगलोर कहते थे। तो उसी से मंगलोर है आपका, एक ही जैसा है नाम। तो न्यू मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अच्छा, अगला पॉइंट आपका कौन सा है? तो पश्चिमी तट पर मौजूद है। तीसरा पॉइंट कैसा है कि कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन अधिक होता है, इस वजह से कॉफी बंदरगाह के नाम से भी न्यू मंगलोर को भी जाना जाता है। और किस लिए जाना जाता है? स्पेशल इसकी क्या बात है? तो ईरान देश जो आपका इधर के एरिया में मौजूद है, ईरान देश को क्या करते हैं, यहाँ पर से आपको पता है कर्नाटक के अंदर कुद्रेमुख खान है, जहाँ से क्या है, लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से? तो न्यू मंगलोर से। किस देश को निर्यात किया जाता है? तो ईरान देश को न्यू मंगलोर से क्या किया जाता है? तो आपका लौह अयस्क किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। न्यू मंगलोर हो गया। अब हम केरल की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह कहाँ पे मौजूद है? आपका कोच्चि बंदरगाह केरल में मौजूद है। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो कोच्चि बंदरगाह कैसा है? तो लेगून पर बनाया गया है। कैसा है? लेगून पर बनाया गया बंदरगाह है। लेगून, तो लेगून पर बनाया बंदरगाह है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह, पोर्ट प्रांगण बनाया है। पोर्ट प्रांगण का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे जहाज को एक ही जगह पे एक स्थान पर खड़ा किया जा सकता है, जहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है। तो पोर्ट प्रांगण बनाया है, यहाँ पे बहुत सारे जहाजों को एक ही स्थान पर खड़ा किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा पोर्ट प्रांगण कहाँ पे बना है? तो कोच्चि बंदरगाह के अंदर बना है। अब हम आगे चलते हैं तो तूतीकोरन की बात करते हैं। तूतीकोरन, अगला पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इससे? तूतीकोरन कहाँ पर मौजूद है? तो तमिलनाडु में मौजूद है। अगला आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि तूतीकोरन कौन से तट पर मौजूद है? पश्चिमी तट पर मौजूद है कि पूर्वी तट पर मौजूद है? तो आप इधर देख सकते हैं, इधर की जो दिशा होती है वो कौन सी है? पूर्व में है, यानी पूर्वी तट पर मौजूद है। तूतीकोरन की एक विशेषता है, कैसा है? ये छिछला है। ये छिछला है, छिछला बंदरगाह। ये छिछला बंदरगाह है क्योंकि, और ही एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे मौजूद है? तो मन्नार की खाड़ी। अगर आपको ऑप्शन में मन्नार की खाड़ी नहीं होगा तो ये वाला एरिया आपका क्या लगता है? आप जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में आप ध्यान रखेंगे तूतीकोरन छिछला बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी अधिक नहीं है, छिछला है। इसलिए जो इस बंदरगाह पे जो सामान आता है वो यहाँ पर ना उतर के आपके श्रीलंका के कोलंबो में उतरता है और वहां से नावों द्वारा ला लाकर यहाँ पर पहुंचाया जाता है। तो इसे दूर उतारा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छिछला है। इतने छिछले में बहुत भारी पानी वाले जहाज को बहुत ज्यादा गहरा वहां तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा जहाज है तो उसको पानी भी अधिक चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह कैसा है? तो आपका एक तो पहली चीज आपका चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे पुराना है। अगर हम पुराने की बात करें, इन पुराने की बात कर रही हूँ, वैसे पुराने की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोथल बंदरगाह अगर लोथल बंदरगाह की बात करें तो सिंधु सभ्यता में सबसे पुराना लोथल बंदरगाह है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं जो अभी वर्तमान समय में सबसे पुराना कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, अगले की बात करें तो एनानॉर। एनानॉर किस लिए बनाया गया था? तो चेन्नई के पास ही है और चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए एनोर बंदरगाह को बनाया गया है। और एनोर बंदरगाह का और क्या नाम है? तो चिदम्बरनार के नाम से भी जाना जाता है। चिदम्बरनार के नाम से भी एनोर बंदरगाह को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम आपका बहुत ही अच्छा, अगर कहें तो विशाखापट्टनम सबसे पहली बात कहाँ पे मौजूद है? आंध्र प्रदेश में। कौन से तट पर मौजूद है? पूर्वी तट पर मौजूद है। फिर आपसे पूछा जाता है विशाखापट्टनम किस लिए जाना जाता है? तो सबसे सुरक्षित बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे
सुरक्षित बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है। विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। क्यों भाई सुरक्षित है? यहाँ पे ऐसा क्या खास है? तो यहाँ पे क्या है, विशाखापट्टनम के पास में ऐसे करके एक पहाड़ियां मौजूद हैं। बहुत ज्यादा बड़ी पहाड़ियां नहीं है, लेकिन हाँ पहाड़ियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र से हवाएं, तेज हवाएं आती हैं, लहरें आती हैं, वो इसे टकराकर वापस चली जाती हैं और इस बंदरगाह पर जो सामान होता है या जहाज आते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है? सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम किस नाम से जाना जाता है? सबसे गहरे बंदरगाह के नाम से भी विशाखापट्टनम बंदरगाह को नाम से जाना जाता है। सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके सामने कौन सी ऐसा बंदरगाह है जिसके सामने डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ियां मौजूद हैं? तो डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ियां किसके सामने मौजूद है? तो विशाखापट्टनम के नाम से, विशाखापट्टनम के पास है डॉल्फिन नोज। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा कहाँ पे मौजूद है? पारादीप में। पारादीप के पास उड़ीसा में कौन सा है? तो पारादीप। पारादीप की बात करें तो पारादीप की खासियत क्या है? पारादीप की खासियत ये है कि यहाँ पर आपका झारखंड में जो आपकी खाने हैं वहाँ पे लौह अयस्क वगैरह बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। तो वहां से आपको पता है झारखंड का तट जो है यहाँ पर नहीं लगता, लेकिन लगता किसका है? उड़ीसा का लगता है। इसलिए वहां से मंगाकर उड़ीसा के पारादीप से जो है वहां पर लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क का, क्योंकि जापान जो इधर है, जापान देश है, कई देश इधर है, तो उनको कहां से भेजा जाता है? पारादीप बंदरगाह से जापान देश को लौह अयस्क दिया जाता है। जबकि इधर के देशों को कौन दे देता है? तो न्यू मंगलौर के बंदरगाह से जाता है लौह अयस्क ईरान देश को। इधर पारादीप से किसको जाता है? तो जापान देश को जाता है। अब इधर हम बात करें तो कोलकाता हल्दिया, इसकी गिनती एक में ही की जाती है, क्योंकि ये हल्दिया जो है वो कोलकाता की सहायता के लिए बनाया गया है। और यहाँ ये कहाँ पर मौजूद है? तो इनका नदी, इनकी हुगली नदी पर बनाया गया है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कहाँ पे मौजूद है? तो पश्चिम बंगाल में मौजूद है। और ये भी 13 बड़े बंदरगाहों में इसे गिना जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।